नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आप विश्वास करिए कि सारे ये पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद में मौर्य वंश, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी मार्टिमर विक। तो इसका करेक्ट जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। पुरातत्व, ये पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व का मतलब है, तत्व का मतलब है तत्व, और पुरा का मतलब क्या होता है? पुराना। मतलब भाई बहुत स्थानों पर जो है खनिज पदार्थों की खोज की जाती है, मतलब जमीन खोदी जाती है, उसमें जो है बहुत पहले की वस्तुएं हमें मिलती हैं, पुरानी पुरानी वस्तुएं मिलती हैं, तो उसी चीज को हम पुरातत्व कहते हैं। तो असल में हुआ क्या था, जब अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर था तब जो है अंग्रेज खनिज पदार्थों को खोज रहे थे, मतलब खोद रहे थे जमीन के अंदर से। तो उन्हें खोदते समय बहुत ऐसी ऐसी चीजें मिली जमीन के अंदर गड़ी हुई, तो उन्होंने इसी से संबंधित इसी को नाम दे दिया पुरातत्व। तो इसका जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि इनके ही समय में यहाँ पे जो खुदाई का काम शुरू हुआ था। बस यहाँ से आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? प्राचीन काल में कामकर, प्राचीन काल में कामकर या कमकार शब्द का संबंध किससे था? ये कह रहा है कि जो कामकार या कमकर शब्द है इसमें से ये किससे संबंधित था? कर संग्रह अधिकारी को कामकर या कमकर कहते थे, भूमिहीन खेतिहर मजदूर को कहते थे, या फिर कारीगरों को कहते थे, या फिर सुनार को कहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूमिहीन खेतिहर मजदूर को काम कर या फिर कम कर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, दिक्कत आ जाती है, हैंग बैंग। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, अरे क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के लोग डैश 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 बनने के लिए यानी बनाने के लिए तांबे और टिन मिश्रित करते थे। मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी चीज थी जिसका निर्माण सिंधु सभ्यता के लोग तांबे और टिन को एक में मिक्स करके किया करते थे? शीशे का, कांस्य का, लोहे का, या फिर सोना का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कांस्य का यूज जो है तांबे और टिन को मिला के सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। साथ में ये भी ध्यान रखो सिंधु सभ्यता इंपॉर्टेंट है, इसके कई नाम हैं। कौन कौन से नाम है? तो सिंधु सभ्यता का नाम तो हड़प्पा घाटी सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा, हड़प्पा घाटी, हड़प्पा घाटी सभ्यता। दूसरा क्या है? दूसरा है कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि कांसे का पहली बार प्रयोग इसी समय हुआ था, कांस्य युगीन सभ्यता। तो दो इसके नाम भी याद रखने। साथ साथ इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास स्थित थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा, किस किस चीज का ज्ञान था? लोहा, लोहा, लोहा का ज्ञान नहीं था। इसके अलावा में सोने का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है माइक्रोलिथ डैश 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 का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। कहने का मतलब है जो माइक्रोलिथ वर्ड है
इसका इस्तेमाल इनमें से किस चीज के लिए किया जाता था? तो सिक्कों के लिए गलत है, छोटे पत्थर के औजारों के लिए, कपड़ों के लिए, या मिट्टी के बर्तन के लिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इसका प्रयोग छोटे पत्थर के औजारों को औजार बनाने के लिए माइक्रोलिथ का प्रयोग किया जाता। देखिए, जब पहले आदि मानव जो था वो अपने औजार बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित करता था, लेकिन बाद में जैसे ही उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो उसने अपने औजारों को छोटे छोटे पत्थरों से बनाना शुरू कर दिया। तो वो जो समय था ना उसको कहा गया माइक्रोलिथ। छोटे पत्थर के औजार यहाँ इस समय बनाए जाते थे बहुतायत मात्रा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ भाषा में मुर्दों का टीला है। पहली बात तो यहां से ये समझ लीजिए, आप क्वेश्चन को बड़े हिसाब से पढ़ा करें, कभी कभी क्वेश्चन में आंसर भी छिपा हुआ होता है। तो कह रहा मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला है, जो कि कह रहा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा, उर्दू भाषा, सिंधी भाषा या फिर हिंदी भाषा? तो भाई पढ़ने से ही लग रहा होगा हिंदी भाषा का तो है ही नहीं, ना तो फारसी भाषा का है ना उर्दू भाषा का है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। क्योंकि मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है। प्लस दो चीजें और ध्यान रखिए, कि मोहनजोदड़ो है, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। क्या है वो? एक तो स्नानागार है, एक तो क्या है आपका स्नानागार है, एक क्या है आपका अन्नागार है, अन्नागार। और तो और एक चीज और है, कांस की नर्तकी की मूर्ति, कांस की नर्तकी की मूर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर ही ध्यान पूर्वक सुने और पढ़ें। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी मित्र नहीं भाई, मिस्र होता है, मिस्र जिसे हम जहां से नील नदी बहती है उसको बोलते हैं मिस्र की सभ्यता, या फिर इनमें से कोई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता है, वो अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस थी। ठीक है, और साथ साथ में ये ध्यान रखिए, मिस्र की जो सभ्यता है वो मिस्र देश से संबंधित है, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये ईरान, इसकी ईरान और इराक देश से संबंधित है। और तो और कभी कभी पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में स्थित थी? तो उन नदियों का नाम है दजला और फरात, दजला और फरात। ठीक है, तो यहां से इतनी चीजें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वैदिक काल में राबी नदी को क्या कहा जाता था? अश्किनी, विपाशा, परशुनी या फिर वितस्ता, या फिर क्या कहा जाता था? वितस्ता। तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा आप बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा परशुनी। साथ ही साथ अस्किनी जो है वो किसे कहा जाता था? चेनाव को कहा जाता था, चेनाव नदी। और चेनाव नदी पर ही दुनिया ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा नदी रेल पुल बनाया गया है। ठीक है, रेल पुल बनाया गया जो कि कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पड़ता है। इसकी अगर हाइट पूछे तो 300 लगभग में 59 मीटर है। इस चीज को आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस का मतलब गूगल से चेक कर लेना, क्या मैं सही बता रहा हूं? मेरे हिसाब से 359 मीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ में विपाशा ध्यान रखिए, जो है विपाशा किस नदी को कहते हैं? तो ब्यास नदी का पुराना नाम आपका क्या है? विपाशा है, ब्यास नदी। और वितस्ता झेलम का पुराना नाम, इसका नाम है झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। तो इन्हें भी ध्यान रखते हुए चलना है और ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सारे आ भी चुके हैं, ये भी बात है।
कह रहा उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था। कहने का मतलब जो उपनिषद हैं उनके केंद्र में मुख्य चीज किस चीज का वर्णन किया गया है, ईश्वर एवं उसके इसके अवतार का वर्णन उपनिषदों में किया गया है, या फिर ईश्वर की चमत्कारिक कथा का वर्णन किया गया है, या सदाचार एवं जीवन पद्धति का वर्णन किया गया, या दर्शन एवं ज्ञान का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये उपनिषद और हाँ उपनिषद का केंद्रीय विषय जो है दर्शन एवं ज्ञान है। वो दर्शन की बात करता है, वो ज्ञान की बात करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है। ये चारों वेद हैं। पहली बात तो आप चारों वेदों के नाम देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद नहीं होता भाई, यजुर्वेद होता है। मैं आप ही चाहता हूं यहाँ पे यजुर्वेद आप समझ लेना, इसे अथर्ववेद और साम। तो कह रहा कि जादू टोना किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से जादू टोना संबंधित है। सामवेद जो है भारत में गीत या फिर संगीत इसे जनक कहा जाता है सामवेद को भारत में। तो यहाँ से इसको भी ध्यान रखते हुए चलना है। साथ साथ में ध्यान रखिए ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ओके 10 मंडल है आपके, और जो है 10,552 सूक्त हैं, सूक्त या फिर सूक्तियां हैं। तो इनको भी ध्यान रखना। प्लस 1000 सॉरी ये सूक्तियां नहीं, सूक्तियां तो ये है, ये चीज मंत्र है। क्या है? माफी चाहता हूं भाई, थोड़ी सी गलती होगी मेरे से। ये मंत्र है, 10,552 मंत्र है, 1028 का ये सूक्तियां। इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो एग्जाम में पूछी गई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? 10 है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बाली बढ़ाने वाली प्रथम महिला कौन थी। कहने का मतलब जो बौद्ध धर्म था उसमें भिक्षुणी बनने वाली, बढ़ाने वाली नहीं भाई, बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी है सुजाता, ऑप्शन सी है संघमित्रा, या ऑप्शन डी है गार्गी। उसका करेक्ट आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली या बौद्ध धर्म में भिक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ में आप ये भी ध्यान रखिए जो गार्गी है वो ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिला है। क्या है? ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिला। जैसे गार्गी है आपकी मैत्रेय है, गार्गी है, मैत्रेय है, विश्ववारा है। क्या है? विश्ववारा। ये जो 3 महिलाएं हैं ये ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होशियार महिलाएं थी। इनके नाम पूछे जाते हैं आपसे। ओके क्वेश्चन नंबर 11 बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? नागसेन, नागार्जुन, वासुमित्र या फिर अश्वघोष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मुझे काफी करवाने हैं तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, व्यूज उस पे जो है आते नहीं है। आगे देखते हैं किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे। ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, एंड ऑप्शन डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य असल में चंद्रगुप्त मौर्य था वो बहुत ही एक सफल शासक था, लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो होता है इसका जो साम्राज्य था वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण इसे काफी ज्यादा दुख हुआ और इसने अपने पूरे साम्राज्य को छोड़ दिया और जंगल चला गया और वहां पे इसने सब कुछ खाना पीना त्याग कर अपने प्राणों को त्याग दिया। तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपने प्राण त्याग दे। इसे सल्लेखना विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्लेखना विधि के द्वारा, सल्लेखना। ठीक है, सल्लेखना। ये विधि भी ध्यान रखना क्योंकि विधि भी पूछी जाती है, ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? अशोक के? जी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के, या फिर बिंदुसार के। तो जो कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के
क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और इन्हें गुरु भी कहा जाता है। जो कौटिल्य है वो चंद्रगुप्त के क्या हैं आपके, वो गुरु भी हैं और प्लस प्रधानमंत्री भी हैं। कौटिल्य के अन्य नाम क्या है, कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य, आपने नाम सुना होगा, चाणक्य नाम सुना होगा। उसके बाद में विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, क्या, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, इन्हीं का नाम। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। क्योंकि संबंधित किससे है, तो राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है, राजनीतिक या राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। किस शैली में लिखी गई है, तो चंपू शैली में लिखी गई है। ध्यान रखो, ये चंपू शैली का मतलब क्या है, गद्य, गद्य प्लस पद्य। ठीक है, यहां से ये चीजें ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण, सॉरी झील का जीवन आधार कराया था। रुद्रदामन, बी राष्ट्रकूट शासक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रुद्रदामन। ओके, अच्छा ये चीज बताओ, कनिष्क जो है वो किस वंश से संबंधित था, तो ये कुषाण वंश का बहुत फेमस राजा था। कुषाण या फिर कुषाण वंश का बहुत अधिक फेमस राजा था। इसने जो है शक संवत की शुरुआत भी की। किसकी, शक संवत, आप पढ़ते ना, शक संवत होता है, विक्रम संवत होता है, गुप्त संवत होता है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस काफी ज्यादा करवाने हैं मुझे, इसलिए मैं थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन कर पा रहा हूं। आगे, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान के सुखमार के तट पर बसाया गया है, सुखमार नहीं, क्वेश्चन इतना है आप समझ लीजिए, हड़प्पा, प्राचीन हड़प्पा शहर है वो किस नदी के तट पर बसाया गया है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा समझ में नहीं आ रहा है उसमें जो टाइपिंग मिस्टेक उसे छोड़ दीजिए। कोसी नदी बसाया गया है, यमुना नदी, रावी नदी या फिर सिंधु नदी, उसका करेक्ट आंसर होगा रावी नदी। आपको मैं जीएस में क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। अगर आपको डायरेक्ट आंसर आता है तब तो ठीक है, वो 100% सही होगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो इनडायरेक्ट कैसे करेंगे। इनडायरेक्ट ऐसे करेंगे, हमें ये पता है कि जो हड़प्पा है ना वो भैया कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है ना। तो देखो यमुना तो पाकिस्तान में जाती ही नहीं है, तो ये कहाँ से बस जाएगी। उसके बाद में कोसी, कोसी नदी जाती नहीं है, कोसी नदी तो भैया कहाँ की है, ये बिहार की है, नेपाल से निकलती है, वो बिहार जाते हुए इस तरीके से चली जाती है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें से आप थोड़ा सोच सकते हो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रावी नदी होगा। और अभी हमने इसका जो प्राचीन नाम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परुष्णी, परुष्णी, परुष्णी। ओके, इसका करेक्ट आंसर परुष्णी भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के किस राज्य से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान से उन्हें तांबे की प्राप्ति होती थी और जिससे वे बहुत सारी चीजें तांबे की बनाते थे। तो राजस्थान में भी पूछ लेता है भाई कहां से, तो खेतड़ी, आपने नाम सुना होगा, खेतड़ी। जो खेतड़ी है वो आज भी, आज का मतलब वर्तमान समय में भी तांबे उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। राजस्थान जो है तांबा और चांदी, तांबा, तांबा और चांदी दो के उत्पादन में अग्रणी देश है, अग्रणी राज्य है भारत का, मतलब पहला राज्य है। सबसे ज्यादा तांबा और सबसे ज्यादा यहाँ पे चांदी जो है वो निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया। भैया अभी जस्ट क्वेश्चन मैंने इसका आंसर दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर सिंधु नदी नहीं, इसका तो भैया सबसे अधिक बार बताया था, लगभग में 25 बार बताया था। गंगा नदी, बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या होगा, गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार ही मिलता है। कितनी बार, एक बार ही मिलता है। जमुना, जमुना, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, यमुना और जमुना में अंतर है भैया। यमुना नदी का मतलब है यही जिसको हम जानते हैं, जिसके किनारे दिल्ली है आपका, आगरा है, मथुरा है, ये जो शहर है वो बसे हुए हैं। लेकिन जमुना किसका नाम है, जमुना जो है ना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है भैया, किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहां से इतनी चीजें ध्यान रखनी। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। तो अभी आंसर बताया है, क्या ये आंसर आप नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर, सिंधु नदी का
सरस्वती नदी का, गंगा नदी का या फिर कावेरी नदी का? तो उसका करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी का। अभी जस्ट बताया 25 बार उल्लेख मिलता है, सबसे अधिक बार वही जो गंगा नदी का मात्र एक बार उल्लेख मिलता है, वहीं गंगा नदी का एक बार। वही सरस्वती नदी क्या है? तो सरस्वती इस समय की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। सबसे कैसी पवित्र? होली नदी मानी गई है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। साथ साथ में ध्यान रखो कावेरी नदी कहाँ है? तो दक्षिण भारत की है ये। कहाँ की है? दक्षिण भारत की एक कावेरी नदी है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहां से होके गुजरती है। आगे, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? वही क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम। तो डायरेक्ट ही आंसर बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपसे गलत नहीं होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी। अगर आप तीनों में डिफरेंस नहीं छांट पा रहे हो तो आपके पढ़ने का कोई जो है अर्थ नहीं निकलता है। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, सबसे अगर पवित्र नदी पूछे ऋग्वैदिक काल की तो आंसर सरस्वती। सबसे अधिक बार पूछे कौन सी नदी का वर्णन है? तो सिंधु नदी। तो सिंधु नदी। और केवल एक बार पूछे, केवल एक बार वर्णन किसका है? तो गंगा नदी। तो गंगा नदी। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन 20 क्या है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? जस्ट अभी बताया था सामवेद को, आयुर्वेद को, ऋग्वेद को या अथर्ववेद को? तो उसका डायरेक्ट ही आंसर निकालिए भाई। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। वही जो है आयुर्वेद में यजुर्वेद में किस चीज का वर्णन है? तो इसमें जो कृष्ण की उपासना की गई है, क्या की गई है? कृष्ण की उपासना की गई है। अथर्ववेद अभी फिर बता चुका हूं, जादू टोने, कहने का मतलब जो अंधविश्वास है ना उससे संबंधित है ये अथर्ववेद। ओके, अथर्ववेद अर्थशास्त्र में कंफ्यूजन नहीं होना है। अथर्ववेद और अर्थशास्त्र में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अथर्ववेद ये वेद है और जबकि अर्थशास्त्र ये कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखी गई एक किताब है। कौटिल्य की क्या है? एक किताब, या जिसे शास्त्र कह सकते हो। इसमें जादू टोने का उल्लेख है, वही ये किससे संबंधित है? ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है, क्योंकि इसमें कौटिल्य, राजनीतिक शास्त्र का मतलब कौटिल्य बताता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनुभवी था, विद्वान था एक तरीके से। कौटिल्य बताता है कि इसमें एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उसकी मित्रता कैसे लोगों के साथ में होती है। ठीक है, इसी में वो जो है साप्तांग की बात भी करता है। वो कहता है कि अगर राजा को सफल होना है तो उसके अंदर 7 अंग ये होने चाहिए। ठीक है, फिर वो बताएंगे तो बहुत लंबा होगा, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में, ये क्वेश्चन जस्ट अभी बताया था, ऋग्वेद में कितने मंत्र है? 1028। कितने मंत्र है? 1028 या 10,000 या फिर 10,552 या 8,000? तो भैया 8,000 तो आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए। इनमें से बताओ, इनमें से 1028 तो क्या है? सूक्तियां हैं। क्या है? सूक्तियां हैं या सूक्त हैं? सूक्तियां हैं। और ये आपके क्या है? ये मंत्र हैं। तो कितने मंत्र हो गए? 10,552। साथ साथ में मंडल भी ध्यान रखिए आप, मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। कहने का मतलब है, यहां से देखो, यहां से ऋग्वेदी में मंत्र पूछे, सूक्तियां पूछे या फिर जो मंडल पूछे, शुरुआत में 10 जरूर आएगा। यहां पर भी देखो, सूक्तियां पूछेगा तब आएगा 1028 लिखा, लेकिन 10 तो आ रहा है। मंत्र पूछेगा तब भी 10,000 आएगा, मंडल पूछेगा तब भी 10 आएगा। तो मोटे तौर पे आप 10 ध्यान रखो। ठीक है, अगर पूरी चीज नहीं याद रहती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? लो भैया, मतलब आपको जो है इंडिया का जो मैप होता है वो भी पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। आलमगीरपुर या दमदम नहीं, दमदमा होना चाहिए भाई, दमदमा, दैमाबाद या फिर मेहरगढ़ में से करेक्ट इसका आंसर होगा मेहरगढ़। और ये कहां पड़ता है? तो वही अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में पड़ता है। फिर आलमगीरपुर। अच्छा, मैं आपको एक मैप बता रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित।
ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये आपका नॉर्थ है एंड ये साउथ है। सबसे पूर्वी पूछे तो सबसे पूर्वी क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। यानी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिमी सुतकांगे डोर है, क्या है, सुतकांगे सुतकांगे डोर कहाँ पड़ता है, तो वही फिर से अपना आ जाएगा अपना पड़ोसी देश भाई, पश्चिम वाला पाकिस्तान। फिर सबसे उत्तरी पूछे तो मांडा, सबसे उत्तरी क्या पूछे तो मांडा। मांडा कहाँ पड़ेगा, तो जे एंड के का मतलब है जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। सबसे दक्षिण वाला पूछे तो दैमाबाद, क्या पूछे तो दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। इतनी अगर ये डायग्राम आपने ध्यान रख लिया तो फिर समझ लीजिए आपने इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीख लिया, जो कि ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। आलमगीरपुर ये तो भैया यूपी में ही पड़ता है, अपना यूपी के मेरठ में। कहाँ पड़ता है, यूपी के मेरठ में ही पड़ता है। और दमदमा भी भैया यूपी में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में। और दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता, अभी बताया था। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये दैमाबाद महाराष्ट्र में, दमदमा उत्तर प्रदेश में, तो कंफ्यूजन कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, आयुर्वेद, अरे यजुर्वेद लिखना चाहिए, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र आपने बहुत सुना होगा, जो है सॉन्ग इस तरीके बजते हुए सुना होगा साउंड पे, या लोगों को उच्चारण करते हुए सुना होगा, प्रोनाउंस करते हुए सुना होगा। तो कह रहा गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद से नहीं। सामवेद भाई संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद तो अपना जादू टोने से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से, वो भी कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। कितने मंडल है भैया, 10 मंडल हैं। 10 मंडल में किस मंडल से ऋग्वेद लिया गया, तो तीसरे मंडल से। किससे, तीसरे मंडल से लिया गया है। ओके, यहां से इतनी चीजें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऋषि ऋषि कपिल मुनि, यहाँ पे मुनि भी लिखना चाहिए, कपिल मुनि। कपिल मुनि का संबंध किस दर्शन से है, न्याय दर्शन से, सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन से, या योग दर्शन से, या मीमांसा दर्शन से। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सांख्य दर्शन से। इसको मैं आपको याद करवा देता हूं अभी। अच्छा, आपने भाई कपिल शर्मा कॉमेडियन को तो देखा होगा, कपिल शर्मा कॉमेडियन को। तो आप ऐसे ध्यान रखो, जो कपिल शर्मा है उनके जो ऑडियंस होते हैं, मतलब लिसनर्स आते हैं, दर्शक, वो एक दो नहीं आते, वो संख्य संख्या में आते हैं। कैसे संख्या में आते हैं, संख मतलब बहुत ज्यादा आते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ऋषि कपिल से कौन सा संबंधित दर्शन है, तो सांख्य दर्शन है। वही योग, इसका तो बता सकते हो आराम से, पतंजलि, प्रचार खूब सुना होगा भैया, पतंजलि। तो पतंजलि का कौन सा दर्शन है, योग दर्शन है। ओके, न्याय जो है गौतम से संबंधित है, गौतम, इनसे संबंधित है। तो यहां से इतनी चीजें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, राखी गढ़ी, अरे खड़ी नहीं भाई, गढ़ी लिखो, राखी गढ़ी, बनवाली या बनावली, लोथल या फिर आलमगीरपुर। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल, जो कि कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात का फेमस बंदरगाह है। एक और स्थान गुजरात से आप ध्यान रखो, उसका नाम है धौलावीरा। क्या नाम है, धौलावीरा, जो कि यूनेस्को की एकमात्र हड़प्पा घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की सूची में शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है धौलावीरा। और ये भी कहां पड़ता है, ये भी भैया गुजरात में ही पड़ता है। भाई आलमगीरपुर जस्ट अभी बता चुका हूं, यूपी के मेरठ में पड़ता है। और बनवाली, अच्छा इसको मैं याद करवा देता हूं, बनवाली कैसे, ध्यान रखो किस राज्य में पड़ता है। तो बनवाली, बन कैसे होते हैं आपके, बनवाली लिखा नहीं, इसे तोड़ लो, बन आपके कैसे होंगे, बन भैया हरे भरे होते हैं। तो इसीलिए यह जो है स्थल भी कहाँ होगा आपका, हरियाणा में। कहाँ होगा, ये हरियाणा में।
राज्य का नाम भी याद रखते हुए चलना है, क्योंकि कभी कभी वो मैचिंग में पूछ लेता है कौन सा स्थल किस राज्य में पड़ता है, या फिर वो मैच में पूछ लेता है, ऐसे वन लाइनर में क्वेश्चन में पूछ लेता है। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में स्नानागार, अभी अभी जस्ट बताया था, स्नानागार मिला है हड़प्पा घाटी सभ्यता में या हड़प्पा स्थल पर या लोथल पर या मोहनजोदड़ो या धौलावीरा में। तो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। ना कि सिर्फ स्नानागार बल्कि अन्नागार, बल्कि क्या मिला है? अन्नागार मिला है। और नर्तकी नर्तकी की कांस्य कांस्य प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब मूर्ति है, ओके, ये भी मिली है, तो इसे भी ध्यान रखना। धौलावीरा अभी जस्ट बताया गुजरात में पड़ता है, गुजरात। और ये जल प्रबंधन के लिए वर्ल्ड फेमस था, जल प्रबंधन के लिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस चीज के लिए, तो जल प्रबंधन के लिए ये फेमस था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, तो कहाँ पड़ेगा? अपना पाकिस्तान में पड़ेगा जी। और कहाँ पड़ेगा? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो यूनेस्को की साइट में शामिल है। जस्ट अभी बताया है, इसको तो 100% गलत नहीं करना है, श्योर सही करना है। तो मोहनजोदड़ो जी नहीं भैया, मोहनजोदड़ो जस्ट अभी बता चुका हूं। यहाँ से 3 स्थल आपको याद रखने, स्नानागार, अन्नागार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। हड़प्पा बिल्कुल नहीं जी, हड़प्पा कहाँ से जाएगा? आलमगीरपुर बिल्कुल नहीं है, तो यूपी में पड़ता है भाई, मेरठ, मेरठ में। ये भी नहीं, आंसर क्या होगा? धौलावीरा पड़ता कहाँ है? गुजरात में। अभी जस्ट बताया, जल प्रबंधन के लिए बहुत ज्यादा ये फेमस था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहा गया? और ये क्वेश्चन आपका जीडी किसका है? जीडी 2024 का ये क्वेश्चन है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जो भी मेरे मन में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सूत्र कहा गया? बिल्कुल नहीं भैया, सूत्र तो नहीं कहा गया। यामी कहा गया? बिल्कुल नहीं कहा गया। अध्याय कहा गया? बिल्कुल नहीं। अभी तो लिखवाए थे भैया, कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? सूत्र नहीं बल्कि सूक्त कहा गया, क्योंकि अभी लिखवाए थे कितनी सूक्तियां हैं, तो 1028 सूक्त या सूक्तियां हैं। सूक्त या क्या है? सूक्तियां हैं। और 10,552 मंत्र हैं। मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। बस हमारा काम हो गया, यहाँ से इतनी चीजें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 की ओर देखो, क्वेश्चन आ गया वही वाला, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आए हुए हैं आपके। सारे के सारे क्वेश्चन आए। देखते हैं कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अथर्ववेद। वेद इन्होंने थोड़ी ना लिखा था, अर्थ के नाम से पुस्तक तो लिखी थी, लेकिन वेद भैया इन्होंने कहाँ लिखा है? मुद्रा राक्षस ये भी भैया नहीं लिखी है। इंडिका ये तो मेगास्थनीज ने लिखी है भाई। किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। तो ये आंसर कहां से होगा? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अर्थशास्त्र उसने लिखी है। अभी पूरी कहानी तो इसी के बारे में तो बताई है, अर्थशास्त्र के बारे में। फिर भी गलत करोगे क्या इस क्वेश्चन को? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? सारनाथ बिहार में की थी, या बोध गया यूपी में की थी, या बोध गया बिहार में की थी, या सारनाथ यूपी में की थी? ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया, तो थोड़ा सा आप देखें। भाई सारनाथ बिहार में की थी क्या? पहली बात तो भैया ये गलत है, क्योंकि सारनाथ कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। बिहार में जी कहाँ से पड़ेगा? तो गलत हो गया। बोध गया यूपी, ये तो बात सही है, बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति की थी, लेकिन बोध गया बाबूजी यूपी में नहीं पड़ता है, यूपी में नहीं पड़ता है, ठीक है, तो गलत हो गया। बोध गया बिहार, जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर यही होगा। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में की थी, और बोध गया आपका पड़ता भी कहाँ है? बिहार में पड़ता। सारनाथ यूपी, ये बात तो सही अपने आप में, सारनाथ यूपी में है, लेकिन यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति नहीं की थी, पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? पहला
उपदेश दिया था। ओके, पहला उपदेश दिया था। तो ये थे आज के हमारे लगभग में इतिहास के 30 प्रश्न, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं अधिक से अधिक समझा सकूं, वो भी कम समय में। अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक होती है या कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप जो है कमेंट में कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो बिना कहे हुए ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को, जिसका नाम है नेशनल प्रथम एकेडमी, को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद।